बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के दूसरे सेमेस्टर के इस कोर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस कोर्स में हम इंशाअल्लाह आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उस पर बिल्ड ऑन करते हुए एक लो लेवल लैंग्वेज जिसका नाम असेंबली लैंग्वेज है उसको सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को समझते हुए अपनी जो लो लेवल प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उसको बढ़ा सकें और उसमें मज़ीद हम बेहतरी ला सकें। चलते हैं इसकी पहली डेफिनेशन की तरफ जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर बात करती है। आपने डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन नाम का एक कोर्स पढ़ा होगा। इसके अलावा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स भी आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा प्रीवियस नॉलेज से भी आपको पता है कि कंप्यूटर की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो कैसे होती है और वो एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहे होते हैं। तो उसी पस मंज़र में जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, यूज़र कंप्यूटर को किस तरह से देखता है, उसका ढांचा कैसा है, वो बिहेव कैसे करता है, उसके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और ये तरतीब में किस तरह से चलते हैं और वर्क किस तरतीब में करते हैं, और फिर जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसको कैसे ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज़ करती है। बल्कि ये कहा जाए कि जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये असल में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर की ही बेसिस पर बनती है और ये एक्चुअली जो लो लेवल डिज़ाइन होता है कंप्यूटर का उसके इश्यूज़ पर बात करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आपको पता है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मुख्तलिफ किस्में पढ़ी हैं जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है। हाई लेवल लैंग्वेजेस से हटके ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। ये मशीन लैंग्वेज के थोड़ा करीब है, लेकिन अगरचे मशीन लैंग्वेज आपको पता है माइक्रो कोड्स और बाइनरी नंबर सिस्टम पर मुश्तमिल होती है, तो उसमें प्रोग्रामिंग करना और उसमें प्रोग्राम को लिखना इतना आसान नहीं है। इसलिए असेंबली लैंग्वेज क्या करती है कि ये इंग्लिश की तरह के कुछ सिंबॉलिक कैरेक्टर्स और वर्ड्स, कीवर्ड्स वगैरह इस्तेमाल करती है जिन्हें निमोनिक्स कहा जाता है, और ये निमोनिक्स असल में असेंबलर के ज़रिए फिर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में मशीन लैंग्वेज की कमांड्स में तब्दील कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक x86 फैमिली के माइक्रो कंप्यूटर में जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसकी कुछ कमांड्स हैं। आप देखें कि हमारे पास कॉलम ए में असेंबली लैंग्वेज और उसके कॉलम साथ वाले कॉलम में मशीन लैंग्वेज बाइनरी में, और फिर वो हेक्साडेसिमल में मशीन लैंग्वेज, और उसके साथ इंस्ट्रक्शन की टाइप है। मिसाल के तौर पे पहली अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है ऐड CX, DX। तो ये दो रजिस्टर्स हैं जो आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रजिस्टर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। बाय योर प्रीवियस नॉलेज आप कलेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज CX एंड DX, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पे आपके सामने ये टेबल पेश किया गया है जिसमें डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है मूव की, लॉजिक इंस्ट्रक्शन है एक्सक्लूसिव और की, और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जंप की। तो इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आप कॉलम ए में देख रहे हैं, ऐड, मूव, एक्सक्लूसिव और जंप। फिर इनको हम असेंबलर के ज़रिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे और 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग में हम सीधी सीधी मशीन लैंग्वेज ही जो है वो चला रहे होंगे। असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए जो काम की के टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसा मैं पहले नाम ले चुका हूँ कि असेंबलर होता है, लिंकर होता है, डीबगर या मॉनिटर होता है, और फिर जिसमें हम कोई भी उसका एडिटर जिसमें हम सिस्टम को डेवलप करते हैं। असेंबलर क्या चीज़ है? असेंबलर एक प्रोग्राम होता है, कंपाइलर की तरह ही ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो इसलिए लिखा जाता है कि असेंबली लैंग्वेज की जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, निमोनिक्स हैं,
उसका इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बन सके। और इस असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना कहलाता है असेंबली प्रोसेस। बाज़ बुक्स में इसको असेंबलिंग भी कहा जाता है, लेकिन इसका असल नाम असेंबली प्रोसेस है। असेंबली प्रोसेस हम बगैर कंप्यूटर को इस्तेमाल किए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें काफ़ी सारी एरर्स का चांस होता है और वो बड़ा मुश्किल काम है। असेंबलर करता क्या है? ये असल में किसी भी प्रोसेसर पर चलने वाले असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, और ऐसा असेंबलर जो एक किस्म के प्रोसेसर पर चलने वाली असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को किसी दूसरी किस्म के प्रोसेसर पर चलने वाले प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दे, उसको क्रॉस असेंबलर कहते हैं। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमें पता है कि हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट मॉड्यूल्स बना लेते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़कर उसको एक ही वक्त में मुख्तलिफ हिस्सों में बांट लें और फिर आसानी से हर हिस्से को बना लें, और बाद में उन हिस्सों को आपस में जोड़कर हम एक कलेक्टिव इफेक्ट ले आएँ जो कि हमारे प्रोग्राम को चला दे। तो हमारा एक टूल होता है जिसको लिंकर कहते हैं। ये उन्हीं डिफरेंट लाइब्रेरीज को या हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको आपस में लिंक करके एक मॉड्यूल बना देता है, ताकि फिर लोडर उनको लोड करके एग्जीक्यूट कर सके। और ये क्या करता है कि आपने अपने प्रोग्राम में अगर कोई मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को रेफर किया हुआ है तो उन क्रॉस रेफरेंसेस की रेजोल्यूशन भी ये करता है, और ये प्रोग्राम को शुरू कहाँ से करना है उस स्टार्टिंग पॉइंट को भी ये लोकेट करता है। इसके बाद जो एक और बड़ा यूजफुल टूल है वो डिबगर है। डिबगर में हम क्या करते हैं कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम कंप्यूटर के जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें जो बग्स वगैरह आ जाएंगी, जो गलतियां आ जाएंगी, उनको उसमें से दूर करना जो है वो डिबगर के बगैर मुमकिन नहीं है। अगरचे असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम जो है उसको डिबग करना इतना आसान नहीं होता। इसको मॉनिटर भी कहते हैं डिबगर को। ये क्या करता है, ये लॉजिकल किस्म की एरर्स और दूसरी रन टाइम एरर्स वगैरह जो हैं वो आपको एक ही जगह पर प्रोग्राम को डिबग करके दे देता है, और आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपने असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को डिबग कर सकें। और बुनियादी तौर पे ये करता क्या है, ये आपको एक स्क्रीन में जितने भी सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं और जो फ्लैग्स होते हैं उनके अंदर इस वक्त क्या कंटेंट्स हैं, मेमोरी में इस वक्त क्या कंटेंट्स हैं, और आपका जो मशीन कोड है उसको तोड़कर डिसअसेंबल करके दिखा देता है। और फिर आप इन दोनों फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए सिंगल स्टेपिंग या ब्रेक पॉइंट्स के ज़रिए, जो कि आपने सी लैंग्वेज में इंटरमीडिएट में भी सीख रखा है और आपने अपने एडीपी के कोर्स में और बीएससी के कोर्स में भी सीख रखा है, आप एक एक लाइन को चलाते जाइए और ये जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं और ये जो फ्लैग्स हैं और जो मेमोरी की कंटेंट्स हैं इनको मॉनिटर करते जाइए कि कैसे कैसे एक एक प्रोग्राम की लाइन जो है एग्जीक्यूट करने से किस किस रजिस्टर में और किस किस फ्लैग में क्या क्या चीज़ें फ़र्क होती हैं। इस तरह से भी आप अपनी प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो इनपुट को रिसीव भी करती है, उसको स्टोर भी करती है, डाटा और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी करती है, और फिर उस डाटा और इंफॉर्मेशन को यूजफुल आउटपुट की शक्ल में फॉर्मेट में भी हमें देती है। तो एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटर जिसमें कम से कम एक माइक्रो प्रोसेसर तो लगा होता है, उसको सीपीयू के तौर पे चला रहा हो, वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। दोबारा सुन लें, ऐसा डिजिटल कंप्यूटर जिसमें कम से कम एक माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे काम कर रहा हो, उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं
कि हमारा एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम वो कैसे काम करता है, उसके अंदर कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपने बारहा ये ब्लॉक डायग्राम देख रखी है, जिसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके साथ रैम है, रोम है, आईओ इंटरफेस है, आईओ डिवाइसेस हैं, और ये कुछ वायर्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं जिनको सिस्टम बसेस कहते हैं। अब हम बारी बारी इन कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू क्या चीज है? सीपीयू दरअसल एक ही सिंगल आईसी पर बना हुआ माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक ही सिंगल चिप पर बना हुआ माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। और ये इसका काम ये होता है कि ये कंप्यूटर में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को इसने चलाना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, और ये ब्रेन भी कहलाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम का। ये ना सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, उनको डीकोड करता है, उनको एग्जीक्यूट भी करता है, और हर इंस्ट्रक्शन के अंदर जो डाटा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि आपने क्या करना है। दूसरा कंपोनेंट आपने देखा मेमोरी। मेमोरी दरअसल फिजिकल स्टोरेज होती है जो किसी कंप्यूटर में आप देखते हैं। फिजिकल स्टोरेज ये दो तरह की है, एक मेन मेमोरी है यानी प्राइमरी मेमोरी है, और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी है। सरे दस्त हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। मेन मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम होती है। ये तो आपने पहले से पढ़ रखा है कि रैम में हम कहीं से भी डाटा रीड कर सकते हैं और कहीं भी राइट कर सकते हैं सीपीयू की कमांड के मुताबिक, इसीलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके अलावा जो रोम होती है वो दरअसल एक ऐसी मेमोरी है जिसमें पहले से डाटा लोड किया हुआ होता है, और इसमें जो है चेंजेस वो कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर के नॉलेज के बगैर नहीं लाई जा सकती, और इसको चेंज करना मुश्किल होता है। अगरचे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन सरे दस्त हमारा मौजू जो है वो ना रैम की किस्में हैं ना रोम की किस्में आज हम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इनका तारुफ पढ़ रहे हैं। और रोम में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो परमानेंटली सेव की हुई होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को इनिशियल स्टार्टअप में मदद देती हैं, यानी बूट करवाती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करती हैं। हमें पता है कि रैम में जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं या लाइट बिजली चली जाती है तो रैम के कंटेंट्स जो हैं वो फ्लैश हो जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। लेकिन रोम के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो रिटेन किया करते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एक और सिंपल सी चीज़ ये है कि रोम एक हार्डवेयर है और इसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर बायोस कहलाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ना सिर्फ बूट करवा के कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और हार्ड डिस्क से चीज़ें उठा के रैम में लाकर कंप्यूटर को टर्न ऑन करता है और उसको रेडी करता है। तीसरा आपने ब्लॉक डायग्राम में जो हिस्सा देखा वो था आईओ यूनिट। आईओ यूनिट बेसिकली इनपुट आउटपुट यूनिट को रेफर करता है, और ये हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को रेफर कर रहा है, जिसको कंप्यूटर कहा जा सकता है या कोई और भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हो सकता है। तो इनपुट या आउटपुट दोनों ही डाटा या सिग्नल की शक्ल में सिस्टम जो है या रिसीव भी करता है और इसको भेजा भी जाता है। ये इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है इसके साथ ही कंप्यूटर के सारे पेरिफेरल्स या डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं, जो अपना डाटा ना सिर्फ इसको दे रहे होते हैं बल्कि इससे डाटा आउटपुट डिवाइसेस की सूरत में ले भी रहे होते हैं। अब हम आते हैं माइक्रो प्रोसेसर की एवोल्यूशन के मुतालिक। इसकी यानी ब्रीफ सी हिस्ट्री है कि माइक्रो प्रोसेसर जो आजकल आप देखते हैं ये किस तरह से इवॉल्व हुए। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसको फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये 1971 में और 2 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इसको मुतारफ करवाया था। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और इसका नाम इंटेल 4004 था। ये सिंगल चिप पर बना हुआ था। ये अरिथमेटिक, लॉजिकल, बूलियन ऑपरेशंस वगैरह कर लेता था। ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करता था, डीकोड करता था और उनको एग्जीक्यूट करता था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 8 बिट था। 1973 में इंटेल ने इसको लॉन्च किया था और
ये 8 बिट वर्ड्स पर काम करता था, और इंटेल 808008 और इंटेल 8088 इसकी मिसालें हैं। थर्ड जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ये 1978 में इंटेल ने और जी लॉग ने इनको लॉन्च किया था। ये 16 बिट वर्ड पर काम करते थे, और ये मिनी कंप्यूटर्स वगैरह में भी इस्तेमाल हुए। फिर फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आए जो 32 बिट वर्ड पर काम करते थे। 80386 इसकी एक बड़ी पॉपुलर मिसाल है। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो आए, जिनको 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहा जाता है, जो इंटेल का पेंटियम और 80856 जो प्रोसेसर्स थे वो इसकी एक मिसाल हैं, और ये हमें मल्टी प्रोसेसिंग की भी इजाज़त देते हैं। ये टेबल आपके लिए बनाया गया है, इसको आपने देख लेना है कि माइक्रो प्रोसेसर्स पहले कॉलम में रखे गए हैं, वो कब किस साल में इजाद हुए, और उनके वर्ड की लेंथ क्या थी, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या थी, उसके अंदर कितनी पिनें थी, उसका क्लॉक कितने मेगाहर्ट्ज़ का था, और रिमार्क्स में उसकी जो स्पेशल फीचर्स हैं वो लिखे गए हैं। ये आपने दोनों जो टेबल के दोनों हिस्से हैं वो देख लेने हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर में जो बुनियादी टर्म्स यूज होती हैं वो क्या क्या हैं, जो बड़ी पॉपुलर हैं, और हम उनको एक नज़र देख लेते हैं। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट? ये बुनियादी तौर पे एक माइक्रो प्रोसेसर जितनी पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस या जितनी पॉसिबल कमांड्स चलाने की सलाहियत रखता है, उसका ग्रुप या सेट ऑफ कमांड्स जो एक माइक्रो प्रोसेसर समझता है और चलाता है, उसको इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। यही तो वो इंटरफेस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान काम करता है। यानी एक माइक्रो प्रोसेसर बुनियादी तौर पे हार्डवेयर ही तो है, लेकिन वो कितनी किस्म की कमांड्स को समझता है और चलाने की सलाहियत रखता है, ये वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है बस की। ये बुनियादी तौर पर कंडक्टिंग वायर्स होती हैं जो डाटा को या एड्रेसेस को या कंट्रोल इंफॉर्मेशन को माइक्रो प्रोसेसर के मुख्तलिफ हिस्सों तक लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो तांबे की तारें हैं या किसी अच्छे कंडक्टर की तारें हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट हिस्सों को आपस में जोड़े हुए होती हैं, और इसको सिस्टम बस भी कहते हैं। बुनियादी तौर पे तीन बड़ी मशहूर सिस्टम बसेस हैं, जिनमें पहली डेटा बस, दूसरी एड्रेस बस और तीसरी कंट्रोल बस शामिल है, जिसके बारे में हम मजीद आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर है इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। ये क्या होता है? एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एक माइक्रो प्रोसेसर कितनी कमांड्स को चला सकता है, इस मेजरमेंट को इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल कहते हैं। यानी कोई माइक्रो प्रोसेसर सिंगल क्लॉक के टिक पर कितनी कमांड्स चला सकता है, इसको आईपीसी या इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल कहते हैं। उसके बाद क्लॉक स्पीड है। हमें पता है कि हर माइक्रो प्रोसेसर में एक क्लॉक लगा होता है, और ये एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, इसको क्लॉक स्पीड कहते हैं। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर सकता है, उसको क्लॉक स्पीड कहते हैं। और इसके यूनिट हर्ट्ज है। हर्ट्ज का बड़ा यूनिट मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज वगैरह में इसको क्लॉक की स्पीड को मापा जाता है। इसको क्लॉक रेट भी कहते हैं। उसके बाद है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ दरअसल नंबर ऑफ बिट्स हैं एक इंस्ट्रक्शन में। आप किसी भी प्रोसेसर पर कितने नंबर ऑफ बिट्स की एक कमांड चला सकते हैं बैक वक्त। मिसाल के तौर पे अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट की इंस्ट्रक्शंस एक वक्त में चला सकता है तो वो उसकी बैंडविड्थ 4 बिट होगी, और अगर वो 8 बिट की चला सकता है तो उसकी बैंडविड्थ 8 बिट होगी। इसी तरह से अगली डेफिनेशन है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या है? कितनी नंबर ऑफ बिट्स कोई प्रोसेसर एक ही टाइम में प्रोसेस कर सके, उनको वर्ड लेंथ कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारा प्रोसेसर
एक ही वक्त में 8 बिट्स ऑफ डाटा जो है उसको प्रोसेस कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वर्ड लेंथ 8 बिट है। अमूमन जो वर्ड लेंथ होती है वो 4 बिट से लेकर 64 बिट 128 बिट भी हो सकती है। उसके बाद जो आखिरी डेफिनेशन माइक्रो प्रोसेसर से मुतल्लिक है वो है डाटा टाइप्स। कोई माइक्रो प्रोसेसर कितनी टाइप्स का डाटा सपोर्ट करता है। आपको पता है बुनियादी तौर पे तो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, आस्की, साइंड और अनसाइंड नंबर वगैरह, कितनी फॉर्मेट में डाटा आप माइक्रो प्रोसेसर को दे सकते हैं, वो उसकी डाटा टाइप्स, सपोर्टेड डाटा टाइप्स कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम डाटा साइज पर बात करते हैं। आपको पता है, आपने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं आप कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का एक डिजिट होता है 0 या 1, हम उसको बिट कहते हैं। तो 4 बिट्स का एक कलेक्शन उसको निबल कहा जाता है, जो 0 से लेकर 3 तक काउंट होते हैं। और इसी तरह से 8 बिट्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप ऑफ बाइनरी नंबर्स जिसको बाइट कहा जाता है, ये 0 से लेकर 7 तक होता है। इसके पहले जो 4 बिट्स होते हैं उनको लोअर निबल कहा जाता है और ऊपर वाले जो 4 बिट्स होते हैं उनको अपर निबल कहा जाता है। इसी तरह से 16 बिट्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, उसको हम वर्ड कहते हैं। तो लॉन्ग वर्ड या डबल वर्ड 32 बिट्स का होता है और इसी तरह से 64 बिट का जो है उसको क्वाड वर्ड कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है। माइक्रो प्रोसेसर बुनियादी तौर पर एक सीक्वेंस में काम करता है, जिसमें से उसका पहला काम इंस्ट्रक्शंस को फेच करना होता है, उसके बाद उसको डीकोड करना होता है और फिर उसने इन्हीं इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है। हमें पता है कि बुनियादी तौर पर जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब वो लोड की जाती हैं तो वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में पड़ी हुई होती हैं और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एक सीक्वेंस में होती हैं। पहली इंस्ट्रक्शन, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर ये करता है कि उस स्टोर्ड एरिया से या मेमोरी से, हमारी करंट सिचुएशन में हम उसको मेन मेमोरी कहेंगे, वहाँ से डाटा यानी इंस्ट्रक्शंस को उठाता है और उठाकर अपने डी कोड यूनिट में ले आता है और उसको डी कोड यूनिट में लाने के बाद फिर उनको जो उन इंस्ट्रक्शंस में हिदायत लिखी गई होती हैं या जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है और फिर वो प्रोग्राम इसी तरह से यके बाद दीगरे अगली इंस्ट्रक्शन, फिर अगली इंस्ट्रक्शन, फिर अगली इंस्ट्रक्शन, इस तरह से वो फेच करता रहता है, डी कोड करता रहता है और उनको एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कि स्टॉप इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं आ जाती, जहां पर ये लिखा गया हो कि अब ये प्रोग्राम जो है इसको स्टॉप किया जाए। तो स्टॉप इंस्ट्रक्शन के आने तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को उठा के लाता जाता है, उनको डी कोड करता रहता है और उनको एग्जीक्यूट करता रहता है। उसके बाद जब वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, तो उसको वो आउटपुट पोर्ट पर फेंक देता है। और इन सारे काम के दौरान हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस, जो बड़ी फास्ट और सुपर फास्ट किस्म की मेमोरी लोकेशंस होती हैं, वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास अवेलेबल होती हैं, जिसे सीपीयू रजिस्टर्स भी कहते हैं। और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी इसी का कोऑर्डिनेटर होता है और इसी का साथ दे रहा होता है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने अपना काम करना होता है और प्रोसेसर क्या करता है कि जो इन बिटवीन में जो रिजल्ट्स आते हैं उनको स्टोर करने के लिए इन्हीं अपने अंदर मौजूद सुपर फास्ट मेमोरी यानी रजिस्टर को इस्तेमाल करता है। अब हम इस फैचिंग और एग्जीक्यूशन साइकिल को देखते हैं कि ये फैचिंग और एग्जीक्यूशन साइकिल असल में काम कैसे करता है और इसकी मैं एक आपको जो है इसका ट्यूटोरियल भी इन्हीं स्लाइड में दिखाता हूँ। फैच साइकिल में होता क्या है, नंबर वन, कि ये मेन मेमोरी को फैच साइकिल रीच करता है, वहाँ से
इंस्ट्रक्शन को उठाता है और उसको उठाकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आता है और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर को अगली इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करने के लिए उसको हुक्म दे देता है ताकि वो अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू कर दे। इतना काम फेच साइकिल कहलाता है। दोबारा सुन लें कि फेच साइकिल में होता क्या है कि फेच साइकिल में हमारा माइक्रो प्रोसेसर मेन मेमोरी को रीच करता है, रीच करके वहाँ पर जो उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको उठाता है, उठा के वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है और प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देता है ताकि वो अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लग जाए। उसके बाद शुरू होता है एग्जीक्यूट साइकिल कि हमारे जो उस इंस्ट्रक्शन में जो कमांड लिखी हुई है, ऐड की है, मूव की है, जिस तरह की भी कमांड लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट साइकिल में एग्जीक्यूट किया जाता है। इस एग्जीक्यूट साइकिल में डीकोड साइकिल भी शामिल है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि वो जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह की है, उसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज हुआ है जिसके जरिए डाटा एक्सेस किया जाएगा। ये एड्रेसिंग मोड्स भी इंशाल्लाह इसी कोर्स में मैं आपको करवाऊंगा कि एड्रेसिंग मोड्स किस तरह के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं और इंस्ट्रक्शन किस तरह की होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं बेस्ड ऑन दीज एड्रेसिंग मोड्स। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जिस तरह की इंस्ट्रक्शन होगी उसमें जितने पैरामीटर्स होंगे या उसमें जिस तरह का डाटा होगा उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। अब आते हैं हम फेच इंस्ट्रक्शन की तरफ। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जिसको रेड इलिप्स से जिसको हमने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास एक रजिस्टर है जिसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं और इसके नीचे ये एड्रेस बस है जिसमें हम एड्रेसेस डालते हैं। करंटली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे जो कंटेंट्स हैं वो हमारी एक मेमोरी लोकेशन के हैं जो कि इधर रैम में मौजूद है 001 0001। ये हमारी मेमोरी लोकेशन है, ये इसका एड्रेस है जो कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में लिखा गया है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो एड्रेस होता है उसको उठाकर एड्रेस बस पे डाल दिया जाता है। इसी एड्रेस को उठाकर हम एड्रेस बस पे डाल देंगे। दोबारा देखें, हम इस एड्रेस को उठाकर एड्रेस बस पे डाल देंगे और एड्रेस बस पे जैसे ही इसको डालेंगे तो एड्रेस बस क्या करेगी, कंट्रोल बस के सिग्नल का इंतज़ार करेगी। कंट्रोल बस जैसे ही इसको सिग्नल देगी ये इस 0001 नामी मेमोरी लोकेशन को सर्च करेगी। तो देख रहे हैं आप कि एड्रेस बस में ये जैसे ही इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में दिया गया एड्रेस जाता है, एड्रेस बस क्या करती है कि उस मेमोरी लोकेशन को रीच करती है और वो जो मेमोरी लोकेशन है उसको रीच करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है जिसे मेमोरी एक्सेस रजिस्टर कहते हैं। तो इस मेमोरी एक्सेस रजिस्टर को 0001 इसमें लिख दिया जाता है और मेमोरी एक्सेस रजिस्टर 0001 मेमोरी लोकेशन को फाइंड करता है। तो फाइंड करके उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, ये देखें कि मेमोरी लोकेशन जो है इसको लोकेट कर लिया गया है। अब इसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे जो इस सूरत में 0FF और F हैं, ये कंटेंट्स हैं, ये हमारी इंस्ट्रक्शन पड़ी है यहाँ पर। इसको लोकेट कर लिया गया। अब लोकेट करने के बाद क्या होगा कि इस लोकेशन के जो कंटेंट्स होंगे ये उठाकर डाटा बस पर रख दिए जाएंगे। ये कंटेंट्स जो होंगे ये यहाँ से डाटा बस पर रख दिए जाएंगे। डाटा बस भी आपको पता है कंट्रोल बस के ज़रिए असर ही काम करती है क्योंकि इन सारी चीज़ों को हैंडल कौन कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल बस पर सिग्नल फेंकेगा तो डाटा बस में जो डाटा है वो उठाकर वापस कहाँ लाया जाएगा, वो हम अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इस इंस्ट्रक्शन को फिर प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो फेच साइकिल है ये कंप्लीट होता है। तो दोबारा चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की जानब जो कि फेच साइकिल से शुरू हो रही है। इसमें होता क्या है, आप दोबारा देखिए कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मौजूद है, उसको एड्रेस बस पे रखा जाता है। एड्रेस बस से उसी एड्रेस को उठाकर मेमोरी एक्सेस रजिस्टर में रख दिया जाता है। मेमोरी एक्सेस रजिस्टर जो होता है उस मेमोरी लोकेशन को लोकेट कर लेता है। लोकेट करने के बाद इसके जो कंटेंट्स होंगे उनको उठा के डाटा बस पर रख दिया जाता है और डाटा बस पर जैसे ही ये कंटेंट्स
आ जाते हैं तो फिर ये जो हमारे कंटेंट्स हैं ये डेटा बस पर जैसे ही आ जाते हैं तो हमारा जो फेच साइकिल है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद डीकोड और एग्जीक्यूट साइकिल शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह अपने अगले सेशन में बात करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है मैं उसको समराइज कर देता हूँ कि हमने आज बुनियादी तौर पे पहला जो तारफ़ी लेक्चर था वो पढ़ा, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज का तारुफ पेश किया गया। आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी और ये किस बारे में होती है ये आपको पढ़ाया गया। असेंबली लैंग्वेज का तारुफ पेश किया गया, असेंबलर क्या होता है ये बताया गया, डिबगर क्या होता है, लिंकर क्या होता है और इससे जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ें हैं वो बताई गई। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का तारुफ पेश किया गया, वो कैसे इवॉल्व हुआ और उसकी हिस्ट्री क्या थी। फिर माइक्रो प्रोसेसर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में मुख्तसर सा तारुफ पेश किया गया और माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है उसके बारे में बताया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ। इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।